हेलो एवरीवन, वेलकम टू रैंकर्स भारत। तो जैसे कि आप देख सकते हो यहाँ पे स्ट्रक्चर ऑफ एटम क्लास 11 का जो सेकंड चैप्टर है केमिस्ट्री का वो लेके आ चुका हूँ 2 पेज के अंदर में, और कंप्लीट चैप्टर का रिवीजन यहाँ पे आपको करवाने वाला हूँ और फटाफट क्विक रिवीजन करने वाले, ठीक है ना। तो सबसे पहले स्टार्ट करते हैं यार। बेसिक चीजें तो आपको पता होगा कि यार इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन, न्यूट्रॉन, ये 3 पार्टिकल मेनली हमारे पास में होता है। इसका चार्ज और मास ये आपको बेसिकली याद रखना है। तो ये वैल्यूज मैंने आपके लिए लिख दिया है, प्रीवियस एपिसोड में ही मैंने डिस्कस किया था इस चीज के बारे में। तो ये आप बेसिकली देख सकते हो सम बेसिक कंसेप्ट ऑफ केमिस्ट्री में जाके, ठीक है ना। यहाँ पे यार एटॉमिक मॉडल्स के बारे में सबसे पहले बात करेंगे। सबसे पहला एटॉमिक मॉडल किसने दिया था? वो दिया था यार थॉमसन ने, ठीक है। जो मॉडल है इसको बोलते हैं प्लम पुडिंग मॉडल। और इसके अंदर में बेसिकली क्या बोला था कि एटॉम जो होता है वो एक पॉजिटिव स्फीयर होता है, और इसके अंदर में क्या होता है, बहुत सारे नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन जो होता है वो डिस्ट्रीब्यूट होता है थ्रू आउट द स्फीयर, ठीक है ना। तो कोई भी एक स्फीयर है, इसके अंदर में बहुत सारे छोटे छोटे इलेक्ट्रॉन हमारे पास में नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन डिस्ट्रीब्यूटेड होता है यूनिफॉर्मली। ये बोला था यूनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूटेड होता है, थॉमसन ने बोला था, ठीक है। लेकिन ये चीज जो है गलत साबित हुआ। इसका ड्रॉबैक जो था, वो ड्रॉबैक क्या था कि रदरफोर्ड ने जो चीज बोला था वो चीज ये नहीं बता पाया था। तो रदरफोर्ड मॉडल बेसिकली क्या बता रहा है कि मोस्ट ऑफ द पार्ट एटॉम जो होता है इसका ये एम्प्टी होता है, ठीक है ना। तो रदरफोर्ड का मॉडल बोल रहा है सबसे पहले कि यार ये एम्प्टी होता है। ये क्या बोला था? ये बोला था कि यूनिफॉर्मली स्प्रेड होता है, ठीक है ना, इलेक्ट्रॉन्स। यहां पे अगला लाइन देखो कि फ्यू पॉजिटिव चार्ज पार्टिकल जो होता है वो डिफ्लेक्ट हो जाता है। और रदरफोर्ड मॉडल ने बेसिकली क्या किया था, ये आपका गोल्ड फॉइल वगैरह रख के अल्फा पार्टिकल्स को डाल दिया था, और ये उसके बाद में गोल्ड फॉइल के थ्रू देख रहा था, ठीक है। तो जब इसने गोल्ड फॉइल को रखा तो देखा कि बहुत सारे पॉजिटिव पार्टिकल्स जो है वो डिफ्लेक्ट हो रहे हैं। और किस वजह से डिफ्लेक्ट हो रहा है वो यार एक्सप्लेन किया गया कि रिपल्सिव फोर्सेस की वजह से। कि आप मान लो कि यार नॉर्थ पोल क्या होता है, रिपल्सिव होता है, रिपल्शन होता है, और नॉर्थ पोल साउथ पोल अट्रैक्ट ईच अदर, है ना। तो यहाँ पे यार सेम आपका जो पार्टिकल्स है वो यार क्या कर रहे थे, रिपल्स कर रहे थे, ठीक है ना, रिपल्सिव फोर्सेस। बिकॉज ये क्या शो कर रहा है कि यार पॉजिटिव चार्ज ऑफ द एटम जो है वो थ्रू आउट द एटम स्प्रेड नहीं है। ये चीज यहां पे एक्सप्लेन किया किसने? रदरफोर्ड ने। और लास्ट में और एक चीज एक्सप्लेन किया कि यार वॉल्यूम ऑफ जो न्यूक्लियस है, एक न्यूक्लियस होता है एक एटम के अंदर में, वो यार बहुत छोटा होता है, ठीक है ना, कंपेयरिंग टू द वॉल्यूम ऑफ द एटम। तो जो एटम का वॉल्यूम है उसके कंपैरिजन में बहुत ज्यादा छोटा होता है न्यूक्लियस, ठीक है। ये पॉइंट्स थे रदरफोर्ड के। अब रदरफोर्ड का जो मेनली ड्रॉबैक था वो था यार कि स्टेबिलिटी ऑफ एटम को ये एक्सप्लेन नहीं कर पाया, ठीक है ना। स्टेबिलिटी ऑफ एटम को ये एक्सप्लेन नहीं कर पाया। अब देखो इंपॉर्टेंट पॉइंट क्या है कि यार आपका एटॉमिक नंबर क्या होता है कि नंबर ऑफ प्रोटॉन और इलेक्ट्रॉन दोनों ही चीज हो सकता है प्रेजेंट इन एटम। इसको हम डिनोट करते हैं जेड से, ठीक है। पिछले एपिसोड में ये सब डिस्कस कर चुके थे। मास नंबर क्या होता है यार, प्रोटॉन प्लस न्यूट्रॉन को मिला लोगे, कैलकुलेट कर लोगे, वो होता है मास नंबर। इसको ए से डिनोट करते हैं। जैसे ही आप नंबर ऑफ न्यूट्रॉन को कैलकुलेट करने जाओगे वहां पे यार आपको ए माइनस जेड, मतलब मास नंबर माइनस आपको एटॉमिक नंबर करना पड़ेगा। ये हमारे पास में न्यूट्रॉन कैलकुलेशन आ जाएगा, ठीक है। अब बात करते हैं आइसोटोप क्या होता है कि यार सेम नंबर ऑफ आपका क्या होता है, एटॉमिक नंबर एंड डिफरेंट नंबर ऑफ आपका मास नंबर होता है, ठीक है। डिफरेंट आपका मास नंबर होता है। एग्जांपल क्या है कि हाइड्रोजन, देखो प्रोटियम ड्यूटेरियम दोनों चीज आपको पता है। यहां पे यार देखो एटॉमिक नंबर नीचे वाला होता है, तो दोनों में ही देखो प्रोटियम में ड्यूटेरियम में दोनों में ही क्या चीज है, एटॉमिक नंबर सेम है लेकिन मास नंबर डिफरेंट है। तो ये हमारे पास में आइसोटोप हो गया। आइसोबार क्या होता है, सेम आपका क्या होता है यहाँ पे मास नंबर होता है, डिफरेंट क्या होता है आपका एटॉमिक नंबर होता है। तो यहाँ पे एग्जांपल आप देख लो कि बेसिकली सेम आपका ऊपर वाला मास नंबर है, एटॉमिक नंबर नीचे वाला डिफरेंट है, ठीक है। मैक्सवेल इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव थ्योरी क्या बता रहा था मैं? मैक्सवेल इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव थ्योरी में बोला जा रहा है कि कोई भी जो आपका लाइट है वो पास होने के लिए यार यहाँ पे हमारे पास में कोई भी मीडियम की जरूरत नहीं होता है ना। यहाँ पे यार ये वैक्यूम में भी ट्रेवल कर सकता है, ठीक है, कोई भी वेव जो है, ठीक है। तो इसके आगे हम देखते हैं। इसके हमारे पास में जो वेव का कैरेक्टरिस्टिक है ये बहुत इंपॉर्टेंट है कि यार वेव का बहुत सारा कैरेक्टरिस्टिक। सबसे पहला तो वेवलेंथ होता है, ठीक है, इसको लैम्डा से डिनोट करते हैं। फिर आपका एम्पलीट्यूड होता है, फिर आपका वेलोसिटी होता है जिसको सी से डिनोट करते हैं। फिर आपका वेव नंबर होता है जिसको वी के ऊपर एक हम लोग बार लगाते हैं। वी बार इज इक्वल्स टू क्या होता है, वेव नंबर इज इक्वल्स टू 1/λ, ठीक है। फ्रीक्वेंसी होता है, ठीक है। और यहाँ पे हमारे पास में जो रिलेशन बिटवीन वी एंड आपका वी डैश मतलब वी बार जो है ये मतलब वेव नंबर, ठीक है। और वी मतलब क्या है आपका वेलोसिटी है, ठीक है, वेलोसिटी ऑफ द मीडियम। तो इसका जो फॉर्मूला है ये हमारे पास है v इज इक्वल्स टू सी वी डैश, ठीक है। और यहाँ पे आप देख सकते हो कि इसको हम इस तरीके से लिख सकते हैं कि c इंटू 1/λ, क्योंकि यहाँ पे इस चीज को हमने दिखा दिया था। तो v डैश की जगह पे 1/λ पुट कर दोगे तो v इज इक्वल्स टू c इंटू 1/λ, ये आपका पहला फॉर्मूला है, ठीक है ना। इसके आगे देखते हैं कि प्लैंक्स कांस्टेंट थ्योरी, प्लैंक्स कांस्टेंट का जो बेसिकली क्वांटम थ्योरी है ये यार पार्टिकल नेचर के बारे में हम लोग बात करेंगे यहाँ पे, ठीक है। अब तक क्या बात कर रहे थे, वेव नेचर ऑफ द आपका एटम, ठीक है। यहाँ पे आप देखो कोई भी सब्सटेंस है वो यार एब्जॉर्ब करता है या तो एमिट करता है लाइट को डिसकंटिन्यूअसली इन द फॉर्म ऑफ स्मॉल पैकेट्स ऑफ एनर्जी विच इज कॉल्ड क्वांटम, ठीक है। तो स्मॉल पैकेट ऑफ एनर्जी को क्वांटम बोलते हैं। और कोई भी सब्सटेंस जो है वो डिसकंटिन्यूअसली लाइट को एब्जॉर्ब करता है या तो एमिट करता है। इसका जो फॉर्म है कि यार आपका एनर्जी ऑफ क्वांटम डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू फ्रीक्वेंसी, ठीक है। यहाँ पे फ्रीक्वेंसी का वैल्यू आप देख सकते हो, ये फ्रीक्वेंसी डिनोट करते हैं। तो एनर्जी ऑफ क्वांटम जो होता है वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है किसके साथ में, फ्रीक्वेंसी के साथ में। तो यहाँ पे हम लिख सकते हैं क्या, एच को अगर हम यहाँ पे लिख दे तो एच मतलब क्या होता है, प्लैंक्स कांस्टेंट। प्लैंक्स कांस्टेंट का वैल्यू
ये होता है, आप देख सकते हो। तो एनर्जी इज इक्वल्स टू प्लैंक्स कांस्टेंट इनटू क्या होता है हमारे पास में फ्रीक्वेंसी, ठीक है। ये हो गया प्लैंक्स क्वांटम थ्योरी। इसके आगे देखते हैं कि हाइड्रोजन स्पेक्ट्रम करके एक चीज है जो आपने बहुत बार पढ़ के रखा है, आगे भी आपको मैं दिखाऊंगा कि यार वेवलेंथ ऑफ वेरियस लाइंस जो होता है ना इन द विजिबल रीजन, जो भी विजिबल रीजन है उसके अंदर में वेवलेंथ थे, या तो वेव नंबर्स आप बोल सकते हो। ये यार एक एक्सप्रेशन से बेसिकली आप डिनोट कर सकते हो। कौन सा एक्सप्रेशन? रिडबर्ग इक्वेशन आपका होता है, ठीक है। ये देख सकते हो कि v डैश मतलब वेव नंबर इज इक्वल्स टू 1 बाई लैम्डा, ये हमने पहले पढ़ा था। इसको इक्वल्स टू लिख सकते हैं कि रीडबर्ग कांस्टेंट, ठीक है। यहाँ पे देख सकते हो RH मतलब रीडबर्ग कांस्टेंट, और यहाँ पे आपका बेसिकली 1 बाई n1 स्क्वायर माइनस 1 बाई n2 स्क्वायर, ठीक है। अब n1 क्या है आपका लोअर एनर्जी लेवल है और n2 क्या है आपका हायर एनर्जी लेवल है, ठीक है। यहाँ पे अगर मैं आपको दिखाऊं, ये सीरीज आपका बहुत इंपॉर्टेंट है, ये सीरीज के ऊपर ही पूरा हाइड्रोजन स्पेक्ट्रम बना हुआ है। तो यहाँ पे ऐसे 5 लाइन है, ठीक है। तो यहाँ पे मान लो कि यार जो ऊपर वाला है वो यार मान लो कि n2 है, ठीक है। यहाँ पे नीचे वाला क्या है आपका n1 है। आप इस तरीके से मान के चलो कि यार जो लोअर एनर्जी लेवल है और जो हायर एनर्जी लेवल है, तो हमेशा क्या होता है हायर एनर्जी लेवल से लोअर एनर्जी लेवल में आता है। तो वो चीज आपको मैं दिखाऊंगा आगे, ठीक है। यहाँ पे बस आप ये फॉर्मूला रख लो और ये चीज याद रखो कि रिडबर्ग कांस्टेंट का जो वैल्यू होता है वो नॉट सेम फॉर ऑल एलिमेंट। सिर्फ हाइड्रोजन या तो हाइड्रोजन जैसा कोई भी एलिमेंट के लिए हमारे पास में रिडबर्ग कांस्टेंट का वैल्यू सेम होता है। कौन से एलिमेंट देखो, हीलियम, लिथियम। अब नॉर्मल हीलियम में नहीं होगा, क्यों नहीं होगा? क्योंकि उसका यार वैलेंसी जो है वो 1 होता है, आपको पता है हाइड्रोजन का, ठीक है। तो यहां पे जैसे आप He प्लस कर दोगे ना तो 1 इलेक्ट्रॉन माइनस हो जाएगा, यहाँ पे क्या हो जाएगा 1 इलेक्ट्रॉन माइनस हो जाएगा, यहाँ पे क्या हो जाएगा 2 इलेक्ट्रॉन माइनस हो जाएगा। यहाँ पे बेरिलियम के केस में 4 होता है एटॉमिक नंबर, तो यहाँ पे बेसिकली क्या हो जाएगा आपका 3 इलेक्ट्रॉन माइनस हो जाएगा, ठीक है। ये चीज आपको याद रखना है। और n1 मतलब लोअर एनर्जी लेवल, n2 मतलब हायर एनर्जी लेवल, ठीक है ना। इसका फॉर्मूला को आप इस तरीके से भी लिख सकते हो थोड़ा मॉडिफाई करके, R इज इक्वल्स टू RH मतलब रिडबर्ग कांस्टेंट इनटू Z स्क्वायर, ठीक है। ये फॉर्मूला आप याद रख सकते हो। एक क्वेश्चन जो बहुत बार आता है कि मैक्सिमम नंबर ऑफ स्पेक्ट्रल लाइंस प्रोड्यूस्ड फ्रॉम n2 टू n1, ठीक है। हायर लेवल एनर्जी टू लोअर लेवल एनर्जी, ये फॉर्मूला याद रख लेना, n2 माइनस n1, और यहाँ पे क्या है n2 माइनस n1 प्लस 1 बाई 2, ठीक है। ये फॉर्मूला आपको याद रखना है। तो फर्स्ट शीट में हमने मोटा मोटा 5-7 मिनट के अंदर में मोटा मोटा चीजें रिकवर कर लिया, और यहाँ पे हम लोग आगे डिविजन करने वाली है स्पेक्ट्रम सीरीज के बारे में, ठीक है। तो यहाँ पे देख सकते हो क्या स्पेक्ट्रम सीरीज क्या बोल रहा है कि यार आपको क्या पूछा जाएगा, आपको पूछा जाएगा कि यार मान लो कि यहां पे इलेक्ट्रॉन जो है, ठीक है, यहां से अगर इस नंबर पे आया, ठीक है, अगर 1 पे आया, ठीक है, ये 1 2 ऐसे गिनते 1 2 3 4 5, ठीक है। तो अगर 5 नंबर से या तो 4 नंबर से हमारे पास में क्या हुआ, 1 नंबर पे आया, तो हमारे पास में क्या हो जाएगा यूवी रीजन पे गिरेगा, ठीक है। 2 3 4 5, ठीक है, 2 3 4 5 इनमें से अगर 1 पे आता है तो क्या हो जाएगा लाइमन सीरीज, मतलब ये यूवी रीजन पे होता है, ठीक है। अगर मान लो कि 3 4 5 6, ठीक है, या तो 4 या तो 3 या तो 2, इनसे अगर आता है 3 4 5 इनमें से अगर आता है हमारे पास में 2 नंबर पे, ठीक है, अगर इस पे आता है 2 नंबर पे, तो ये हमारे पास में क्या होगा विजिबल रीजन पे होगा और बाल्मर सीरीज में आएगा, ठीक है। सिमिलर चीज अगर यहां से मान लो कि 4 5 6 7, ठीक है, तो यहाँ पे 4 नंबर से अगर आता है हमारे पास में 3 नंबर पे, 4 नंबर से 3 नंबर पे जब गिरेगा तब क्या हो जाएगा हमारे पास में जंप करने पर ये नियर आयर इंफ्रारेड रीजन के नियरिंग होगा, ठीक है। ये होगा आपका पैस्टन सीरीज। तो इस तरीके से आपको ये चीज टेबल जो है याद कर लेना है, ठीक है ना। इसके आगे देखते हैं कि यार बोर मॉडल, ठीक है, बोर मॉडल बहुत इंपॉर्टेंट है। बोर मॉडल हमें क्या बोल रहा है, बोर मॉडल बोल रहा है कि इलेक्ट्रॉन जो होता है वो इट कीप्स रिवॉल्विंग अराउंड द न्यूक्लियस, ठीक है। इलेक्ट्रॉन होता है आपका न्यूक्लियस के अराउंड रिवॉल्व करता रहता है इन अ फिक्स्ड सर्कुलर ऑर्बिट, जिस ऑर्बिट को आप बोलते हो स्टेशनरी ऑर्बिट, ठीक है, विच वेयर इट डजंट गेन और लूज एनर्जी, ना तो ये एनर्जी गेन करता है ना तो ये एनर्जी लूज करता है, ठीक है। अगला पॉइंट देखो कि इलेक्ट्रॉन कैन मूव ओनली इन दोज ऑर्बिट्स for which the angular momentum is equal to the integral multiple of h by 2 pi, ठीक है। क्या बोल रहा है कि इलेक्ट्रॉन वही सारे स्टेशनरी ऑर्बिट्स के अंदर में घूम रहा होता है जिसका एंगुलर मोमेंटम क्या होता है इक्वल टू होता है द इंटीग्रल मल्टीपल ऑफ h by 2 pi, ठीक है। ये थोड़ा पसीना गिर के गंदा हो गया, ठीक है, बहुत ज्यादा गर्मी हो रहा है। यहाँ पे देखो यार इस चीज को अपन ऐसे भी लिख सकते हैं फॉर्मूला के वाइज mvr इज इक्वल्स टू nh by 2 pi, ठीक है। ये फॉर्मूला याद रख लेना, बहुत सारे न्यूमेरिकल आ रहे होते हैं तो मोटा मोटा रट्टा मारने वाली चीज है, ठीक है ना। आगे देखते हैं एनर्जी इज एमिटेड और अब्सॉर्ब्ड व्हेन एन इलेक्ट्रॉन जंप्स फ्रॉम हायर एनर्जी लेवल टू लोअर एनर्जी लेवल, या तो वाइस वर्सा। मैंने आपको ये चीज बोला हुआ था कि एनर्जी जो होता है वो रिलीज होता है कब, जब आप हायर एनर्जी लेवल से लोअर एनर्जी लेवल में जा रहे हो, ठीक है ना, या तो आप जब लोअर से हायर पे जा रहे हो तो एनर्जी एब्सॉर्ब होता है, ठीक है। तो ये इसका फॉर्मूला है, आपको मोटा मोटा देख लेना है कि यार एनर्जी इज इक्वल्स टू E2 माइनस E1 इज इक्वल्स टू h न्यू हम लिख सकते हैं। क्यों लिख सकते हैं कि यार ये आपका जो बेसिकली न्यू है ये आपका क्या है बेसिकली फ्रीक्वेंसी, आपको मैंने बताया था, ठीक है। और ये हमारे पास में फ्रीक्वेंसी इज इक्वल्स टू c बाई लैम्डा, आपने बहुत बार सुना होगा, ठीक है। तो जब आप
ये आप लिख सकते हो, अगर आप ये लिख सकते हो तो आप ये भी लिख सकते हो ना, अगर इसके फ्रीक्वेंसी की जगह आप c बाई लैम्डा लिख दो तो यहाँ पे एच सी बाई लैम्डा हो जाएगा। ये फॉर्मूला के ऊपर बहुत सारे न्यूमेरिकल आ रहे होते हैं, ठीक है ना। आगे देखो यार, रेडियस को किस तरीके से निकालना होता है। रेडियस का फॉर्मूला याद रखने वाला चीज है, r इज इक्वल टू 0.529 इंटू एन स्क्वायर बाई जेड, ठीक है। और यहाँ पे आपका ये इसका वैल्यू जो है एमस्ट्रॉन्ग में आता है, इसका वैल्यू आप देख सकते हो 10⁻⁻10 मीटर होता है। एंड जो इंपॉर्टेंट पॉइंट है एमसीक्यू आ सकते हैं कि r जो होता है वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है किसके साथ में, एन स्क्वायर के साथ में, और इनवर्सली प्रोपोर्शनल होता है 1/z के साथ में, ठीक है ना। इनवर्सली प्रोपोर्शनल होता है 1/z के साथ में। यहां पे देख सकते हो कि एनर्जी ऑफ ऑर्बिट होता है इन एच एटम, क्या होता है 1 eV इज इक्वल्स टू 1.602 इंटू 10⁻⁻19 जूल होता है, ठीक है। एनर्जी ऑफ ऑर्बिट को आप किस तरीके से गिन सकते हो, यहां पे आप देख लो कि यार ये आपका फॉर्मूला है, इट इज एनर्जी इज इक्वल्स टू जेड स्क्वायर बाई एन स्क्वायर इंटू E1, ठीक है। तो यार यहाँ पे हम ये भी लिख सकते हैं, अगर यहाँ पे ऐसे लिख सकते थे तो यहाँ पे ये लिख सकते हैं ना कि E जो है वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है किसके साथ में, जेड स्क्वायर, और इनवर्सली प्रोपोर्शनल है किसके साथ में, यार इसके साथ में, ठीक है ना। तो यहाँ पे इसका जो फॉर्मूला है वो हम ऐसे भी कुछ लिख सकते हैं कि यार डेल इज इक्वल्स टू जेड स्क्वायर RH, ठीक है। और बाकी ये पूरा चीज जो है रिडबर्ग कांस्टेंट पूरा सेम है, बस बीच में जेड स्क्वायर आके घुस गया, ठीक है। तो मोटा मोटा आपने जो फॉर्मूला वहां पे सीखा था वही फॉर्मूला का थोड़ा अपडेट फॉर्म यहाँ पे हम लोग लेकर के आए, ठीक है। डी ब्रोली इक्वेशन क्या बोल रहा है, डी ब्रोली इक्वेशन बोल रहा है कि यार डुअल नेचर ऑफ इलेक्ट्रॉन को एक्सप्लेन कर रहा है, मतलब वेव पार्टिकल दोनों नेचर को ही हमारे पास में इलेक्ट्रॉन का ही एक्सप्लेन कर रहा है डी ब्रोली इक्वेशन। तो यहां पे आप देख सकते हो कि ये इज इक्वल्स टू आपका क्या होता है, ये आपने देख लिया कि यार लैम्डा इज इक्वल्स टू एच बाई एम वी, ठीक है। और एम वी मतलब क्या होता है यार, मोमेंटम, ठीक है, मोमेंटम होता है ये। और एच बाई पी भी लिख सकते हैं मोमेंटम को। और इसके आगे देख सकते हो काइनेटिक एनर्जी के लिए ये फॉर्म होता है कि यार एच बाई रूट ओवर 2m काइनेटिक एनर्जी। यहां पे आप देख सकते हो इसके लिए पोटेंशियल के लिए ये लिख सकते हैं एच बाई रूट ओवर 2m⁴v, ठीक है। ये आपका पोटेंशियल एनर्जी के लिए लिख सकते हैं। लास्ट पेज में हम लोग आगे बढ़ेंगे, ठीक है। बहुत गंदा हो गया यार, बहुत ही गंदा हो गया पसीना गिर करके। तो देख लेते हैं हाइजेनबर्ग अनसर्टेनिटी प्रिंसिपल, ठीक है। इट इज इंपॉसिबल टू स्पेसिफाई द एग्जैक्ट पोजीशन एंड एग्जैक्ट मोमेंटम ऑफ एन इलेक्ट्रॉन साइमल्टेनियसली। एक ही टाइम पे आप कभी भी डिटरमाइन नहीं कर सकते एग्जैक्ट पोजीशन एंड एग्जैक्ट मोमेंटम ऑफ एन इलेक्ट्रॉन, ठीक है। क्लियर हुआ। यहां पे आप देखो इसका फॉर्मूला को देखो कि यार जो आपका पोजीशन है, ठीक है, पोजीशन इनटू आपका क्या है, मोमेंटम, दैट इज ग्रेटर देन इक्वल टू आपको लिखना है, और h बाई 4 है, ठीक है। बाकी चीजें क्या है यहाँ पे आप देख सकते हो। यहाँ पे यार हम क्या लिख सकते हैं, डेल पी मतलब क्या है, डेल पी मतलब लिख सकते हैं मास इंटू वेलोसिटी लिख सकते हैं मोमेंटम को, ठीक है। तो यहाँ पे हम लोग क्या लिखे, पोजीशन इंटू मास इंटू वेलोसिटी ग्रेटर देन इक्वल टू h बाई 4, ठीक है। तो इस चीज को हम क्या कर सकते हैं कि m इधर नीचे आ जाएगा, आप देखो वही चीज की है, ठीक है। आपका पोजीशन हो गया इंटू क्या हो गया, वेलोसिटी हो गया ग्रेटर देन इक्वल टू h बाई 4πm। ये जो आपका बेसिकली मोमेंटम था ये आपका बेसिकली नीचे आ गया, ठीक है ना, ये आपका नीचे आ गया। तो बाकी आप देख सकते हो ये आपका m जो है मास है, माफ करना, ये आपका मास है, ठीक है, ये आपका मास है, ठीक है ना। मोमेंटम आपका डेल पी था, ठीक है। तो मास इंटू वॉल्यूम आपका, वेलोसिटी आपका, बार बार वॉल्यूम वगैरह मैं गलत क्यों बोल रहा हूं, ये आपका मास इंटू वेलोसिटी आपका क्या हो जाता है, आपका मोमेंटम हो जाता है, ठीक है ना। बाकी देख सकते हो अनसर्टेनिटी ऑफ पोजीशन ये होता है, ये आपका मोमेंटम होता है, ये आपका वेलोसिटी होता है, ये आपका मास होता है, ये आपका प्लैंक्स कांस्टेंट होता है। बाकी आप पढ़ लेना। यहाँ पे इंपॉर्टेंट चीज क्या है यार, ऑर्बिटल जो आपका होता है, जैसे कि आप देख सकते हो SPDF, ठीक है। इसका आपको चार्ट थोड़ा याद रखना है कि नंबर ऑफ पीक्स, नंबर ऑफ नोड्स, ठीक है, ये आपको थोड़ा सा याद रखना है। लास्ट हम थोड़ा सा दो चीज और बाकी रह गया, क्वांटम नंबर्स। यहां पे देखो 4 तरीके का क्वांटम नंबर होता है, ठीक है। प्रिंसिपल, एजुमिथल, ठीक है, मैग्नेटिक और आपका स्पिन, ठीक है। प्रिंसिपल को किस तरीके से डिनोट करते हैं, n से। इट रिप्रेजेंट द साइज एंड एनर्जी ऑफ द शेल, ठीक है। द ग्रेटर द वैल्यू ऑफ n का वैल्यू जितना ज्यादा होगा एनर्जी उतना ज्यादा होगा, ठीक है। यहां पे आप देख सकते हो कि एजुमिथल क्वांटम नंबर क्या होता है, L से डिनोट करते हैं, ठीक है। इट रिप्रेजेंट द शेप ऑफ सबशेल एंड ऑर्बिट्स, ठीक है। ऑर्बिटल एंगुलर मोमेंटम जो होता है इसका फॉर्मूला आप देख सकते हो, रूट ओवर L इंटू L+1, और यहाँ पे h बाई 2π हो जाता है, ठीक है। h बाई 2π हमारे पास में हो जाता है। यहाँ पे यार आप देख सकते हो L का जो वैल्यू होगा, S के केस में आपका क्या होगा, S ऑर्बिटल के केस में 0, P के केस में 1, D के केस में 2, F के केस में 3। ये आपको रट लेना है, और जैसे आपका क्वेश्चन आएगा आराम से आप वैल्यू पुट करके न्यूमेरिकल्स कर सकते हो। आगे देखते हैं कि यार स्पिन मैग्नेटिक मोमेंट से है, पहले मैग्नेटिक है। मैग्नेटिक पे आप बेसिकली देख सकते हो कि यार इट रिप्रेजेंट द नंबर ऑफ ऑर्बिटल एंड ओरिएंटेशन ऑफ ईच सबशेल, एंड स्पिन क्वांटम नंबर जो होता है वो होता है यार डायरेक्शन ऑफ इलेक्ट्रॉन को रिप्रेजेंट करता है, डिटरमाइन करता है। वैल्यू ऑफ S जो होता है प्लस माइनस हाफ होता है। लास्ट जो दो टॉपिक है, अफबाउ प्रिंसिपल क्या बोलता है कि यार जो इलेक्ट्रॉन फील्ड अप होता है वो क्या होता है, इंक्रीजिंग ऑर्डर में हो रहा होता है एनर्जी ऑफ द सबशेल, ठीक है। जैसे कि मान लो कि जो मिनिमम एनर्जी होगा वो पहले होगा, फिर जो मैक्सिमम इंक्रीज एनर्जी होगा वो बाद में होगा, ठीक है ना। हंड रूल क्या बोलता है, हंड रूल हमें बोलता है, उससे पहले पॉलिस एक्सक्लूजन देखते हैं। पॉलिस एक्सक्लूजन क्या बोलता है कि आप इलेक्ट्रॉनिक कन्फिगरेशन सीखे होगे थोड़ा बहुत, ठीक है। तो इलेक्ट्रॉनिक कन्फिगरेशन आप ऐसे ऐसे नहीं कर सकते,
ये आपका गलत ओरिएंटेशन है और जो राइट ओरिएंटेशन है वो राइट ओरिएंटेशन ये है, आपको पता होगा इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन जिसको आता है। तो दिस इज सेड बाय पॉलीज एक्सक्लूजन प्रिंसिपल। हंड रूल हमें क्या बोलता है? हंड रूल बोलता है कि जैसे कि आपके पास में अगर मान लो कि डी ऑर्बिटल है, ठीक है, डी ऑर्बिटल के केस में अगर आपका 6 इलेक्ट्रॉन है, 6 इलेक्ट्रॉन के केस में आप पहले क्या करते हो? पहले एक 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 करके डालते हो, जैसे यहां पे डाला हुआ है, ठीक है, पहले एक 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 करके 5 डाले, फिर छठवां आपका यहां पे आ जाएगा। लेकिन आप ऐसे नहीं कर सकते कि पहले इसको 2 डाल दिए फिर 2 डाल दिए, ऐसे कोई भी ब्लैंक नहीं रह सकता, समझ रहे हो ना, कोई भी ब्लैंक नहीं रह सकता। पहले सब में एक एक करके इलेक्ट्रॉन डालोगे, फिर आपका छठवां जो इलेक्ट्रॉन है वो यहां से वापस से स्टार्ट होगा। तो ये आपका कंप्लीट रिविजन था 15 मिनट के अंदर में। आई होप आपको ये एपिसोड काफी ज्यादा पसंद आई होगी। स्ट्रक्चर ऑफ एटम चैप्टर आपका कंप्लीट हो गया। इसके बाद में हम लोग पीरियोडिक टेबल एंड दूसरे से चैप्टर्स आपका कवर करेंगे। यहाँ पे मोटा मोटा चीज आपको बोर मॉडल वगैरह सब कुछ दिखा दिया। आपको एपिसोड पसंद आई होगी। ये एपिसोड अगर आपको पसंद आए चैनल को सब्सक्राइब करके रखो। एंड नीट 2024, जेईई 2024, सीयूईटी 2024 कोई भी एग्जाम का प्रिपरेशन कर रहे हो, डेफिनेटली इस चैनल से बहुत सारा वीडियोस जो भी आने वाले हैं, वीडियो से फायदा उठाओ एंड अपने फ्रेंड्स के साथ में शेयर करो। तब तक के लिए वीडियो को यहाँ पे समाप्त करते हुए मिलते हैं हमारी अगली वीडियो में। तब तक के लिए बाय।